नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 के सभी सवालों को डिटेल में चर्चा कर ली थी। अब बारी थी प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करने की, लेकिन उससे पहले कुछ प्रमेय और कुछ अभिग्रहीते हैं जिन्हें बिना हम पढ़े उस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग की बेसिक चर्चा इसी प्रमेय और ये जो कुछ अभिग्रहीते हैं या कुछ जो और टर्म है इसमें यूज होने वाली परिभाषाएं हैं, इन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में ये सारी बातें हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 पे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट किया जाए और शुरू करते हैं एक टॉपिक से। तो आज की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। एक पॉइंट है, एक परिभाषा है, आप लोग ऐसा मान सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें कह रहा है कि जो हमें मतलब डिस्कस में लाना है वो है समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा। तो अब इसमें जो ये टर्म अपना यूज हुआ है समांतर रेखाएं, इसको तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। समांतर रेखाओं पे तो बात हो ही चुकी है और अब बात करनी थी थोड़ा सा तिर्यक रेखा पे। तो इसी को हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। तो हम लोग बेसिकली बात किस पे करने वाले हैं? तिर्यक रेखा पे। तिर्यक रेखा। तो अब ये क्या होती है तिर्यक रेखा? तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले इसकी परिभाषा को नोट डाउन कर लेते हैं, जो इसकी बेसिक परिभाषा दी जाती है बुकों में या और कहीं पे भी। तो हम लोग उसी को पहले लिख लेते हैं। तो इसकी बेसिक परिभाषा क्या होती है कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, भिन्न भिन्न यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। तो ये तो हो गई बेसिक परिभाषा। तो अब इसको चित्र से समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा करते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि दो या दो से अधिक रेखाएं। तो पहले हम लोग दो ही रेखाओं को खींचते हैं। तो ये एक रेखा ऐसे खींच दी, समांतर खींचे, चाहे थोड़ा सा डिफरेंट भी खींच सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी दो रेखाएं। तो इसको अगर अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करें, यानी कि दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करें, यानी कि इसी से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो दोनों समपाती रेखाएं नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो दो रेखाएं हम ले रहे हैं वो दोनों समपाती नहीं होनी चाहिए, एक पे एक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक ही जगह पे काटेगी। तो ये अलग अलग बिंदुओं पे काटनी चाहिए। तो ये कुछ हो जाती है इस तरह। तो ये जो अपनी रेखा बन रही है, ये वाली, ये दो रेखाएं थी जिन्हें काट रही है। तो ये जो ब्लू पेन से ये रेखा बन रही है, इसे ही हम लोग नाम देते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तो अब क्या ये तिर्यक रेखा दो ही रेखाओं को काटेगी तभी ये क्या तिर्यक रेखा कहलाएगी? जी नहीं, दो को काटे या दो से अधिक को काटे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक आध रेखा और भी बना सकते हैं। अगर इसको भी ये कट कर जाती है तो तब भी ये एक तिर्यक रेखा ही कहलाएगी। यानी कि कितनी भी रेखाएं हों, ऐसे ही इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, तो ये इसको कट कर रही है। तो यानी कि तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे जब काटती है तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। समांतर रेखा आप लोग जानते ही हैं, दो ऐसी रेखाएं जो कहीं पे भी ना मिले और उनके बीच की जो दूरी है, यानी कि एक रेखा से दूसरे रेखा के किसी बिंदु की लंबवत दूरी
यानी कि जो उनके बीच की दूरी कही जाती है वो सदैव बराबर हो, वो घटती बढ़ती नहीं है, तब उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ये चीज़ पिछले चैप्टर मतलब पिछले लेक्चर्स में किसी में लिखवाई गई थी, जो परिचय वाला वीडियो था 6.1 का शायद, उसमें। तो उम्मीद करते हैं ये पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला टॉपिक इतना ही था। तो अब अगला जो अपना टॉपिक है उसमें हम लोग बात करते हैं कुछ कोणों पे। तो अब कोणों पे बात करने के लिए पहले इसी तरह से देख लीजिए, एक इसमें समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं, कुछ इन्हीं का यूज होने वाला है इस चैप्टर में टोटल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितने कोण बना रही है ये रेखा। तो देखिए अगर इस ब्लैक वाली रेखा को निगलेक्ट कर दें, इसको नहीं मान रहे हैं हम, तो दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काट रही है तब क्या होता है। तो यहाँ पे पहले तो कंडीशन यही लिख लीजिए कि पहली कंडीशन जो हमारी है वो किस पर लागू होगी, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे। तो ये तो हमारी प्राइमरी कंडीशन है कि ऐसा हम लोग जो नियम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं वो कब लागू होगा कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तो देखिए यहाँ पे दो रेखाएं ऐसी थी, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही थी, चित्र ही यूज में ले रहे हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पे नीचे एक ऐसा ही चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब उसमें देखिए कुछ कोण बन रहे हैं, जैसे ये एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। चार कोण ऊपर बन रहे हैं, चार ही कोण नीचे बन रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 कोण। तो अब अगर इनमें बात की जाए तो अगर इनको नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7 8 इन कोणों को नाम दे दिया गया सिंपली। आप लोग चाहें तो रेखाओं को नाम दे के लंबा लंबा कोण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट दे दीजिए तो ए ओ बी ऐसा कुछ करके एंगल लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, दिमाग भी खर्च होगा। तो इसलिए सबको नंबरिंग करके हम लोगों ने ये एक एक नंबर पकड़ा दिए कि ये तुम्हारा नंबर है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। तो अब देखिए इसमें कुछ कोण बन रहे हैं, तो कुछ कोण बाह्य कोण हैं। तो हम लोग बाह्य कोण पहले देख लेते हैं। तो बाह्य कोण कौन से कोण हैं, जो इन रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं। तो बाहर की ओर कौन से बन रहे हैं, 1 2 8 और 7। तो जो बाह्य कोण की कैटेगरी में आ रहा है वो 1 आ रहा है कोण, कोण 2 आ रहा है, कोण 8 आ रहा है और कोण 7 आ रहा है। तो यहाँ पे और शब्द का यूज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोण 7 ये हो गए अपने बाह्य कोण। इसी प्रकार अंतः कोण बन रहे हैं, अंतः माने अंदर की ओर बनने वाले कोण। तो अंतः कोण जो हैं वो कौन कौन से हैं, अब ये तो आपको देख के ही पता ही चल गया होगा। तो एंगल 4 है अपना अंतः कोण, एंगल 3 है अंतः कोण और एंगल जो है 5 अंतः कोण है और एंगल जो अपने पास है 6 ये भी एक अंतः कोण ही है। तो ये तो हो गए बाह्य कोण और अंतः कोण। अब उम्मीद करते हैं अंतः कोणों में और बाह्य कोणों में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे। ये तो वैसे एक सिंपल टॉपिक था, इसमें कोई ज़्यादा सोचना विचारना था ही नहीं। तो अब जो आ जाता है अपना एक कोणों की कैटेगरी, वो आता है संगत कोण। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग संगत कोण, संगत कोण। तो संगत कोण बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये रेखा, इस रेखा पे जिस ओर मतलब जिस पोजीशन पे कोण बना रही है उसी पोजीशन पे यहाँ पे बनने वाला कोण संगत कोण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये रेखा को कट की तो इससे थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बना था, तो उसी तरह यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल, यानी कि 1 और 5 ये जो दोनों एंगल हैं ये संगत कोण कहलाएंगे। 1 का संगत कोण 5, 5 का संगत कोण 1। उसी प्रकार ये 2 और 6 संगत कोण कहलाएंगे, 4 और 8 संगत कोण कहलाएंगे, 3 और 7 संगत कोण कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से इसमें ही संगत कोण कौन कौन से हैं, तो संगत कोण है एक, यहाँ पे युग्म लिखना अच्छा होगा क्योंकि ये दो दो कोणों का युग्म बनता है। तो यहाँ पे संगत कोणों का युग्म जो बन रहा है वो कोण 1 और कोण 5 एक युग्म बना रहे हैं, दूसरा युग्म बना रहे हैं कोण 2 और कोण 6 और कोण 6 ये दूसरा युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कोण 4 और 8
कोण 4 और 8 एक युग्म बना रहे हैं, और कोण 8 ये एक युग्म बना रहे हैं, और इसी तरह से कोण जो 3 है वो 7 के साथ एक युग्म बना रहा है। सेवन के साथ एक युग्म बना रहा है। तो ये हो जाते हैं 4 जो है संगत कोण। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें 4 बाह्य कोण बनते हैं, 4 अंतः कोण बनते हैं, और 4 संगत कोणों के युग्म बनते हैं, यानी कि पेयर बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात में कोई समस्या रह नहीं गई होगी। तो अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो होता है एकांतर कोण। तो अब इसको नंबरिंग कर देते हैं, एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब देखिए चौथा क्या था, एकांतर कोण। तो चौथा एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोणों में भी 2 कैटेगरी होती है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों कैटेगरी पे बात करते हैं। तो एक अंतः एकांतर कोण होते हैं, यानी कि जो अंदर की साइड बन रहे हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, यहाँ पे रा लिखना भूल गए थे, एकांतर कोण। और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। तो पहले अंतः एकांतर कोण को समझते हैं। तो देखिए एकांतर कोण नाम से ही स्पष्ट है कि एक अंतर, यानी कि एक कोण का अंतर हो, किसी भी साइड से हम चलें एक कोण का अंतर हो, यानी कि पहले अंतः कोण लेने हैं, मतलब ऐसे कोण, मतलब अब ये 2 एकांतर कोण जो हैं ये भी एक युग्म बना रहे हैं, युग्म। तो इन्हें भी यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच लीजिएगा, समझने में स्पष्ट रहेगा कि ये ऊपर वाला पार्ट है। तो ये जो एकांतर कोण बना रहे हैं, तो अंतः वाले में, तो अंतः कोणों में जो युग्म बनाएंगे दोनों ही अंतः कोण होने चाहिए, यानी कि एकांतर कोण तो होने ही चाहिए लेकिन दोनों अंतः कोण होने चाहिए। तो देखिए अगर जैसे ये 4 है एक अंतः कोण, तो इसका एकांतर कोण हम गिनेंगे। तो अगर इस तरफ निकलते हैं तो 1 और इसको छोड़ेंगे तो ये 6, यानी कि एक कोण का अंतर हमें देना है, यानी कि 4 को गिना, काउंट किया, उसके बाद 1 छोड़ना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आना पड़ेगा नीचे। अगर यहाँ से चलते हैं हम लोग तो इसको छोड़ेंगे, इस पे आएंगे, यानी कि चाहे इस तरह से हम लोग जाएं और चाहे इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो हमें एक एंगल छोड़ते हुए आगे वाला जो एंगल मिलेगा वो एकांतर कोण होगा। तो इसमें देखिए 4 का एकांतर कोण 6 मिल रहा है और 3 का एकांतर कोण 5, तो ये दोनों अंतः कोण है। तो अंतः कोण में जो एंगल 4 है इसका एकांतर कोण कौन सा है, तो एंगल 4 का एकांतर कोण जो है एंगल 6 है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, तो एंगल 4 का एकांतर कोण एंगल 6 है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो एंगल जो 3 है इसका एकांतर कोण एंगल 5 है, तो इसको भी लिख लीजिए, एंगल 3 का एकांतर कोण जो अंतः एकांतर कोण है वो एंगल 5 है। तो ये तो हो जाता है अंतः एकांतर कोण। इसी तरह होता है बाह्य एकांतर कोण या एकांतर बाह्य कोण भी आप इससे कह सकते हैं। तो बाह्य एकांतर कोण यानी कि बाहर वाले कोणों को हम लेते हुए एक कोण छोड़कर काउंट करेंगे। तो अब देखिए बाहर का कोण, जैसे एक जो है ये एक बाह्य कोण है, तो अब इसको लेंगे हम, चले एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 से आए 2 पे, अब ये तो अंतः कोण है इन्हें काउंट करेंगे नहीं, तो 1 का जो एकांतर कोण होगा वो 2 ना होकर इस पे आ जाएंगे सीधा 7 पे, तो 1 का एकांतर कोण 7। या इसी तरह से यहां से चलें तो एक बाह्य कोण ये है और इस बाह्य कोण दूसरे बाह्य कोण को छोड़ा, तीसरा बाह्य कोण लिया 7, तो 1 का एकांतर कोण 7 है बाह्य वाला और 2 का 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 लिया इसको छोड़ेंगे ये वाला आ जाएगा, या इसको लिया इसको छोड़ा ये आ जाएगा। तो ये 1 का जो एकांतर बाह्य कोण है वो 7 है और 2 का एकांतर बाह्य कोण 8 है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से जो 1 था कोण उसका किसके साथ युग्म बन रहा था, बाह्य एकांतर का, तो उसका युग्म बन रहा था कोण 7 के साथ, तो कोण 7 के साथ ये बनाया। और ये जो कोण 2 था इसका किसके साथ बन रहा था, तो इसका कोण 8 के साथ बन रहा था एकांतर युग्म। तो ये चीज़ें जो अपना, या आप कह सकते हैं 4 प्रकार के या 5 प्रकार के जो भी कोण थे इस पे बनने वाले, उन पे बात हो गई। अभी एक कैटेगरी और बच रही है। तो अब इनकी जो 5वीं कैटेगरी बनती है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर
बनने वाले अंतःकोण। तो इसके कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग एक नाम। तो इसी का एक नाम होता है क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण इसी को कहा जाता है। जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं कोण, उन्हीं को हम लोग क्रमागत एकांतर कोण नाम भी दे देते हैं, या इसी को हम लोग संबंधित कोण भी कहते हैं। या इसी का एक तीसरा नाम हम लोग दे देते हैं सह अंतःकोण। सह अंतःकोण। तो अगर ये आपको चार टर्म दिख जाएं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण कहे, या क्रमागत अंतःकोण कहे, या संबंधित कोण कहे, या सह अंतःकोण कहे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये चारों चीजें एक ही और इशारा कर रही हैं। और वो क्या है, जैसे देखिए 4 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण हैं। उसी तरह से 3 और 6 अंतःकोण तो हैं, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो ये जो एंगल 4 और 5 हैं, ये तिर्यक रेखा के एक ओर बन रहे हैं, और जो एंगल 3 और 6 है, ये तिर्यक रेखा के एक ओर बन रहे हैं। एंगल 6 यहाँ पे ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, एंगल 3 और 6 ये दोनों जो युग्म हैं, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों के युग्म हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक कोण जिसका नाम था शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, क्या इस पे भी शीर्षाभिमुख कोण को हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका जवाब होगा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे। फिर बाकी हम तो बताने चल ही रहे हैं, लेकिन आप भी एक प्रेडिक्शन अपना दे दीजिए, तो जिससे कि समझ में आए कि वाकई में आप लोग थोड़ा आगे सोचते हैं। तो अब देखिए, शीर्षाभिमुख कोण की क्या कंडीशन होती थी कि एक रेखा को दूसरी रेखा कट करे। तो एक रेखा को जब दूसरी रेखा कट करे, तो यहाँ भी तो वही कंडीशन हो रही थी। ये एक रेखा थी, इसको एक रेखा कट कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसा प्रमेय में हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोणों का जो युग्म होता है वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम लोग उस प्रमेय के हिसाब से ऐसा कह सकते हैं कि जो अपना एंगल 1 है और जो एंगल 3 है वो बराबर होगा। 2 और 4 बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 और 8 आपस में बराबर होंगे, 5 और 7 आपस में बराबर होंगे। तो इस चीज को आप एक कोने पे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका यूज हम लोग सवाल, इसी प्रमेय को सॉल्व करने में या प्रमेय को सिद्ध करने में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहीं पे कोने पे शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। तो ये कुछ कोण हैं जो बराबर होने वाले हैं। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर होगा, जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर होगा, जो एंगल 5 है वो एंगल 7 के बराबर होगा, और जो एंगल 6 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ये क्यों बराबर होंगे? तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को कट करते हुए शीर्षाभिमुख कोण बना रही है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये रिक्वेस्ट हमारा है कि आप लोग वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कोई मतलब है नहीं, कन्फ्यूजन बढ़ती ही जाएगी। तो आप लोग उसको पीछे करिए और उसके बाद एक बार फिर से इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। उसमें यूट्यूब में एक स्पीड का ऑप्शन होता है, तो आप लोग उसको जैसे नॉर्मल स्पीड से आप लोग 1.5 गुना बढ़ा सकते हैं या 1.25 बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना पे कंफर्ट महसूस करते हो उतना आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आप एक वीडियो को चाहें तो पहली बार नॉर्मल में स्पीड पे देख लीजिए, फिर उसी वीडियो को अगर दोबारा देखना है तो उसको स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं, ये तो कोणों पे बात हो चुकी है, तो अब कुछ अभिग्रहितें और प्रमेय रह जाती हैं। तो आइए अब उन पे भी चर्चा की जाए। तो अब जो अपनी अगली आने वाली अभिग्रहितें हैं वो सिंपली
तब लागू की जाएंगी जब ये रेखाएं समांतर हों, यानी कि जिस रेखा को तिर्यक रेखा जिन दो रेखाओं को काट रही है वो रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो अब हम लोगों को एक नया चित्र बनाना ही होगा। तो आइए पहले देखते हैं, समांतर दो रेखाएं खींच लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग दो समांतर रेखाओं को खींचते हैं। तो ये हो गई अपनी एक रेखा और ये हो गई। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, लग रही होंगी थोड़ी बहुत टेढ़ी, लेकिन हैं ये दोनों समांतर। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ से एक तिर्यक रेखा इसको कट करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग इसी तरह से इसका झुकाव बनाएं, आप लोग कहीं से भी किसी भी एंगल पे आप लोग ये तिर्यक रेखा खींच सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग जो अपनी अभिग्रहित पुस्तक में दी गई है वो 6.3, तो उस पर बात करते हैं। तो जो अभिग्रहित 6.3 है, लिख लेते हैं यहाँ पे, अभिग्रहित 6.3। तो यहाँ पे दो अभिग्रहितें पिछले वाले जो परिचय के वीडियो थे उनमें हुई थी। तो ये 6 चैप्टर की तीसरी अभिग्रहित है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अभिग्रहित 6.3। तो ये कहती क्या है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उसमें बनने वाले जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसी बात को यहाँ पे हम लोग पहले तो लिख देते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले संगत कोण, तो बनने वाले सभी संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। सभी संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। तो ये तो हो गई अपनी अभिग्रहित 6.3 जो कह रही है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को यदि प्रतिच्छेद करे तो बनने वाले सभी संगत कोण। तो देखिए इसमें संगत कोण बन कौन कौन से रहते हैं, तो फिर से हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह से इसको भी यहाँ पे हम लोग पहले कर देते हैं नामकरण इसका। तो 1 2 3 4 ये एंगल था, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 6 7 8 ये थे। तो अब संगत कोण कौन कौन से थे, 1 और 5 संगत कोण थे। तो संगत कोण बराबर कह रहा है दिखाने को, तो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा और जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। इसी प्रकार से चौथा एंगल 8वें एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं चौथा जो एंगल बन रहा है वो 8वें एंगल के बराबर होगा। तो 8वें एंगल के ये बराबर होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो तीसरा एंगल है वो 7वें एंगल के बराबर होगा। जो एंगल 3 है वो बराबर होगा एंगल 7 के। तो यही कह रही थी हमारी सिंपली जो ये अभिग्रहित 6.3 थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिग्रहित है। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो उसमें बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। जो संगत कोणों के युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब अगर इसी को हम लोग पलट दें, इसी को उल्टा कहें कि यदि बनने वाले संगत कोण बराबर हों तो क्या हम उन दो रेखाओं को समांतर कंसीडर कर सकते हैं, समांतर मान सकते हैं? तो जी हाँ, उसके लिए हम लोग मान सकते हैं। और उसमें चारों युग्म बराबर होने की आवश्यकता नहीं है। कोई सा भी एक युग्म अगर हम लोग बराबर दिखाने में कामयाब हो गए तो हम लोग बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पे ये जो कोण बन रहे हैं तो वो आप ऐसा कह सकते हैं कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पे ये जो संगत कोण बन रहे हैं जो कि आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी
क्यों कह सकते हैं? क्योंकि संगत कोण जो है बराबर बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इसी बात को लिखते हैं, तो लिखने का थोड़ा तरीका कुछ ऐसा होगा। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं अभिग्रहित 6.4। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अभिग्रहित नंबर जो है अपनी वो 6.4। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं जो अभी बात हुई थी कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और बनने वाले संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यही बात हमें लिखनी है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि बनने वाले संगत कोणों का एक युग्म, कम से कम एक युग्म, बनने वाले संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, एक युग्म बराबर हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इसी का एक अपोजिट रूप ये है, और ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि यानी कि संगत कोण जो बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये तो अभिग्रहित ही, इसे तो सिद्ध किया नहीं जा सकता, बस इसको रट लेना है और उसी का एक विलोम हम लोग ये कह सकते हैं। अब इस चैप्टर में बच जाती है पांच प्रमेय। तो प्रमेय तो सिद्ध की जा सकती हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा और प्रमेय और अभिग्रहितों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जानकारी समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फुल फायदा उठा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।